प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर वतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तहरीक इंसाफ का इनकलाब राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं, मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, इमरान खान की लाख चीखे मारे, आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया, क्या पंजाब में आदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की बाजगश्त के बाद ब्यूरोक्रेसी इमरान खान से कतराने लगी है। इसके अलावा बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी का अहकामात मानने से इनकार, इमरान खान की पंजाब में गिरफ्त कमजोर पड़ गई, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार पर पंजाब हुकूमत सख्त नाराज, इमरान खान की आईजी को हटाने की कोशिशें। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस चीफ गुलाम मोहम्मद डोगर की जानिब से नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर विफाक ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। पंजाब हुकूमत ने अहकामात मानने से इनकार कर दिया, विफाक और पंजाब की टक्कर, नताइज क्या निकलेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली खिताब से कब न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें, क्या वजीर आजम सैलाब से लाखों तबाह हाल घरानों के लिए गैर मुल्की तवज्जो हासिल कर पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब क्योंकि हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मालिक साहब, तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपसे तबसरा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मरियम नवाज ने कहा है, और अगर आप पंजाब के ऊपर कॉमेंट करना चाहें तो पंजाब पे भी कमेंट कर सकते हैं। पहले तो काफ़ी लोग, जिसमें अभी मोहम्मद मालिक साहब हम ज्वाइन करेंगे, इन सब का ये तबसरा जो है कि जी इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर दिया है, मैं उसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मालिक साहब आएंगे तो उनसे पूछ भी लेंगे। ठीक है। मेरा ये है कि ये उनका बिटर स्वीट है। इसके अंदर ऑफ कोर्स देखने में जो है ऊपर से मैं कह रहा था कि सॉल्ट कोटेड है कि बड़ी वो है कि कॉल ना लें, फलाना ना लें, मगर बीच में जो टॉफ़ी है, जो स्वीटनेस है, वो ये है कि उन्होंने एक्सटेंशन का कहा है। एक्सटेंशन का वो इसलिए कि इस वक्त उनके लिए ये अब नाउ एंड देन, अब और तब नवंबर है कि नवंबर से पहले ये जो 2-3 माह हैं उनके लिए सबसे मुश्किल दौर है। इसके अंदर मुकदमात चल रहे हैं, उनके पास 3 मुकदमात उनके इलेक्शन कमीशन में हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी का तो हट गया है, मगर अभी सबसे ख़तरनाक मैं समझता हूँ तौहीन अदालत का है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। उसके अलावा भी एक आधा मुकदमा है, तो उनके ऊपर ये मुकदमात हैं। फिर उनको रोज़ FIA बुलाई जाती है, उनके लोग उठाए जाते हैं। तो वो ये जब न्यूट्रल का वो कहते हैं, तो जो ये एक्सटेंशन की जो शरह देते हैं, उससे जो मौजूदा सेटअप है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है, या कम से कम उनकी ज़रूर कोशिश है कि उसको न्यूट्रलाइज करने की। तो उसके अलावा बाकी जो मरियम बीबी ने कहा कि जी वो नाम क्यों नहीं लेते, तो मेरे ख्याल उन्होंने नाम लेके जो आखिर में इट वर्कड इन द एंड, मगर वो बार बार दिखाया जाता है, दोहराया जाता है, उनके ख़िलाफ़ रोज़ सोशल मीडिया भी चलता है, मीडिया भी चलता है, और काफ़ी अर्से तक दिखाया जाता रहेगा कि नवाज शरीफ साहब ने नाम ले के ये कहा, और उसके बाद उनका TV पे आना भी बैन हो गया, तो अदालतों के ज़रिए बैन हुआ। तो वो ये ट्रैप है, ये उनको प्रोवोक कर रही हैं कि इमरान खान जो है वैसे काफ़ी कुछ कह चुके हैं, ये नहीं कि उन्होंने कोई कसर छोड़ी है, मगर वो अभी भी नून लीग की लेवल पे नहीं आए, और शायद बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे कि उस लेवल पे जाएं प्रवोक हो के। ये एक ट्रैप है। तो क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि अभी भी इस राह पे हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चला रहे हैं, कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड जो है, कि थोड़ा सा अटैक करते हैं फिर पीछे जाते हैं, ये इस तरह ही चलाई जा रहे हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसका दूसरा उनको ये है कि जो भी नेक्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि एक्सटेंशन की तो कल जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बहुत ज़्यादा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि जनाब वो एक्सटेंशन तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा होगी, और राना सनाउल्लाह साहब इस तरह की बात, अगर इस तरह का मामला ना हो तो नहीं कहते हैं। वो बड़े समझदार आदमी हैं, हर चीज़ बहुत नाप तोल के सोच समझ के, उनकी जो अग्रेसिव गुफ्तगू भी होती है वो भी बड़ी कैलकुलेटेड होती है। तो उन्होंने जब ये कहा कि जनाब ये एक्सटेंशन वाला इशू तो बहुत मुतनाज़ा हो गया है, तो वो अभी नून लीग की तरफ से तो यही फीलर्स आ रहे हैं कि जनाब वो एक्सटेंशन की तरफ माइल नहीं नज़र आते। अब अगर एक्सटेंशन, और जाहिर है डिसाइड ये नून लीग नहीं करना है, ऑफकोर्स मुशावरत उसके अंदर पीपल्स पार्टी से भी की जाएगी, मगर फैसला अल्टीमेटली ये नवाज शरीफ साहब ने करना है। मगर जो भी आएगा नेक्स्ट, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ एक प्रेशर रहेगा PTI का,
वो ये वाली बातों का कि वो जाहिर है वो प्रूव करना चाहेंगे जो भी चीफ आएगा, मेरा ख्याल है कोई मुस्बत इकदाम होंगे। ये जो बहस चल पड़ी है, मैं देख रहा था आगे क्लास साहब भी उस प्रोग्राम में थे, मोहम्मद मालिक साहब के, फवाद चौधरी साहब ने ये जो कहा है कि इन चीज़ों पे ये जो बहस छिड़ गई है कि जनाब सिविल मिलिट्री का एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये फैसला कर लेना चाहिए कि कितना इख्तियार होना चाहिए आर्मी का और कितना नहीं होना, डिजोरे और डिफैक्टो की बहस से होगी। ये बड़ी अच्छी बहस है। मेरा ख्याल है कि ये जितनी इस वक्त फ्लैक मिल रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी चीफ साहब आएंगे वो 2-4 मुस्बत फैसले ज़रूर करेंगे। ये मेरा ये ख्याल है, ये मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब संभाल के रख लें कि आते सारी एक वो पॉलिटिकल ऑफिस बंद करने का ज़रूर कहेंगे कि जनाब ISI का हम पॉलिटिकल सेल बंद करते हैं, और वो ISPR के मतलब भी एक लाजमी इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि उनका रोल भी महदूद किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कोई बहस नहीं। इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। मालिक साहब आगे। जी मालिक साहब। तो मालिक साहब से जाने से पहले आमिर साहब जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट से, बल्कि मालिक से भी पूछ लेते हैं, आमिर साहब भी पूछेंगे। इनका ये कहना है कि आर्मी चीफ को आके ये ISI का सेल जो है सियासी बंद करना चाहिए। ये ISI ने सेल कायम किया था या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेल कायम किया था? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेल वो उन्होंने कायम किया था, आपके दौर में उन्होंने ही ख़त्म करना है। अगर आप आर्मी चीफ को आप ये ताकत दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, CEO हैं, उन्होंने ख़त्म करना है, तो ये काम था नवाज शरीफ का, वो ख़त्म करते। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था, ये हमारे इमरान खान साहब का था, ये तो कर नहीं सके। तो आमिर भाई कह रहे हैं कि ये काम आर्मी चीफ को करना चाहिए। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का काम है, को नोटिफिकेशन को विड्रा करें। आप सर पूछें सर मालिक साहब ये आप ही से इसका जवाब ले लेते हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा वैसे तो ISI के ऊपर कहने को वो वज़ीर आज़म के अंडर होती है, मगर वो जो आज डिजोरे और डिफैक्टो की बात करते हैं, डिफैक्टो वो नहीं होती है। और काफ़ी वज़ीरे इस तरह के वज़ीर आज़म रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है कि इस ताकत को थोड़ा सा महदूद भी कहें, वो कामयाब नहीं हुए। जब तक अदारा ना चाहे, मेरा ख्याल है किसी वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल होता है इस फैसले को करना। आपके क्या ख्यालात हैं? पहली बात है आमिर, मुझे एक चीज़ याद आई कि कोई 10-15 साल पहले मैं एक स्टोरी कर रहा था, तो मैंने आई ट्राई टू फाइंड की नोटिफिकेशन जो था ISI का और ये वज़ीर आज़म वाला जो भुट्टो साहब वाला नोटिफिकेशन सपोजिटली जिसके तहत ये सारा हुआ था, वो एग्जिस्ट नहीं करता कहीं रिकॉर्ड्स के अंदर। सो ना वो कैबिनेट डिवीजन के, ना वो PM ऑफिस के रिकॉर्ड्स में, बल्कि अच्छा ये बात दोबारा शुरू हो गई है, शायद अगर है कहीं पे निकाल दें। मुझे याद है इसमें मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी फ्रॉम ऑल रेलेवेंट। मालिक मैं आपकी बात को काट रहा हूँ क्योंकि हम रिपोर्टर हैं, इसलिए थोड़ी सी बात याद रह जाती है। जब ISI असगर खां एक केस चल रहा था कि सियासतदानों में पैसे बांटे गए थे, असलम बेग साहब और इनके यहाँ पे आपको याद दुरानी साहब के दौर में, और उनको यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस को दोबारा उन्होंने टेकअप किया था। उस वक्त ये बहस हुई थी और बाकायदा मुझे याद है वहाँ पे जो ISI के वकील थे उन्होंने आगे चीज़ें रिकॉर्ड पे रखी थी और यही बताया गया था कि भुट्टो साहब का ही नोटिफिकेशन था। वो चीज़ें मेरा ख्याल कोर्ट रिकॉर्ड में आई थी, ये सारी पेश की गई थी। मालिक शायद मुझे जो याद पड़ता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो नहीं था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही था, लेकिन उसका भी ऑर्डर तो होता है ना आमिर। इट इज मेरा ख्याल है कोर्ट में पेश हुई थी, दस्तावेजात पेश की गई थी, इन्हीं बुनियाद पर उन्होंने जस्टिफाई किया था। लेकिन असल जो बात आप लोग कर रहे हैं, असल बात तो ये है कि आमिर ये किस वक्त ये बातें सबको याद आती हैं। हमें ये भी पहली दफा बात नहीं हुई कि जी ISI का सेल बंद हो रहा था, ये पहले भी हो भी गया था, आपको याद है। लेकिन वही बात है ना, ज़बानी कलामी। जब आप एक ही सांस में ये भी उन्हीं लोगों को कहेंगे जी वो आके अंडू करें चीजों को, फिर दूसरे सांस में आप कहेंगे नहीं वो ये क्यों कर रहे हैं, तो आई थिंक पहले अपने एंड पे, सिविलियन एंड पे, दे नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज ये देखें, ये पावर इंस्टीट्यूशन इंक्रीमेंटली लेते हैं तो आराम पर इंक्रीमेंटली ही वापस भी करते हैं। कोई भी वॉलंटरली अपनी स्पेस नहीं छोड़ता, और स्पेस आप लेंगे थ्रू परफॉर्मेंस, स्पेस आप लेंगे अपनी, या आपकी मॉरल अथॉरिटी हो या आपकी परफॉर्मेंस अथॉरिटी हो। अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, बातों से नहीं आती मॉरल अथॉरिटी, इट कम्स थ्रू सर्टेन एक्ट्स। अगर आपकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है और अगर आपकी परफॉर्मेंस अथॉरिटी नहीं है, किस तरह आप चीजें वापस लेंगे? स्पेस वापस लेने की भी तो कुछ लवाजमात है, ये तो नहीं कि एक दिन ट्वीट हो जाएगा तो स्पेस वापस हो जाएगी। मैंने मालिक आपकी जब अभी आप आए नहीं थे
तो आपके बारे में थोड़ी सी हर्जा सराई की थी कि मैं आपसे आपके तजिए से एग्री नहीं करता हूं कि इमरान खान ने जो तकरीर की है उसमें 100% उसने बहुत ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन ली है। मेरा ये समझना है कि उन्होंने बीच में एक किस्म की एक्सटेंशन का लॉलीपॉप भी दिया है, ऊपर से काफ़ी सारा एक सरफेस पे नज़र आता है, बहुत तनकीद की है, मगर बीच में एक स्वीट लॉलीपॉप है कि नहीं, इनको जब वो ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि एक्सटेंशन। नहीं, क्लियरली आई टोटली एग्री विद यू, वो तो एक्सटेंशन एट एनी की कीमत चाहते हैं, बट उन्होंने बेसिकली तो उन्होंने ये कहा कि आइदर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में माय वे और द हाईवे, उन्होंने कहा भैया ये ऑप्शन है वरना अदरवाइज मैं आ रही हूँ। अब आई थिंक हर किसी की हर चीज की एक, आप रबर बैंड भी स्ट्रेच करो हमें एक पॉइंट आता है कि रबर बैंड भी टूट जाता है। आई थिंक अब वो भी जो बैक डील्स हो रही थी या कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्लियरली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखिए उस दिन इमरान खान हमेशा ही बड़ा सख्त बोलते हैं और बड़ा एग्रेसिव और फायरी बोलते हैं। उस दिन जो उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स थी उसमें गुस्सा था बहुत, और वो लग रहा था कि एक हद पे फ्रस्ट्रेशन आ गई, जैसे बंदा कहता है इनाफ इज इनाफ। मुझे ये स्पीच अनलाइक हिज अदर स्पीचेस लगी, और पहले तो होता है इसमें कौन सी अनयूजुअल बात है? अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब का एक पुराना क्लिप चलता रहता है, अभी भी मैं देख रहा था, कोई लोग चला रहे थे, तो उन्होंने तो बड़ी एक इंतहाई सख्त बात कही। ये तो कुछ भी नहीं है जो उन्होंने जलसे में बात की है। याद उन्होंने कहा जी 15-20 हज़ार आप यहाँ पे लोग इकट्ठे कर लें, जनरलों का क्या हो जाता है। ये तो उनका रिकॉर्ड पे है। खान साहब की आर्मी रिलेटेड इस तरह के स्टेटमेंट जो है, सख्त स्टेटमेंट जो रेड लाइन बात कहते हैं, वो तो देते रहते हैं। खान साहब कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल। जिस लीक वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में नाम वजीर आजम थे और वो एक प्राइवेट गैदरिंग थी जिस पर बात थी, उसमें तो बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। इस जलसे के अंदर देखें 2-3 चीजें, एक्स एंड वाई को रगड़ना, खुफिया कॉलों को रगड़ना, और उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली आप इग्नोर करें, उन्होंने कहा आप भी वापस फोन करके करें, फिर द वर्ड, उन्होंने कहा बहुत हो गया। लेकिन नुसरत जवेद साहब ने आपके प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बात की, आप उसका जवाब भी आपसे ले लेते हैं। खान साहब तो साफ ज़ाहिर है वो शायद दें कभी। उन्होंने कहा जनाब कि खान साहब दूसरों को तो कह रहे हैं डिफाई करें, उसी आवाज़ में जवाब दें, उसी अग्रेशन के साथ। अपने उनके चीफ ऑफ स्टाफ बेचारे ये जो थे शहबाज गिल साहब थे, उन पर टार्चर हुआ, तशद्दुद हुआ, उनकी जो हालत हुई हम सब ने देखी। उनसे जाके वो वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं जा सके, वहाँ पे उनसे मिलने अडियाला जेल में उन्होंने कोई दरखास्त नहीं डाली कि आई वांट टू कम एंड मीट हिम। अगर वो चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भी नहीं खड़े हो रहे, उनको मिलने नहीं जाते, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसकी फैमिली से हमें नज़र नहीं आते, तो बाकी लोग जिनको कह रहे हैं जनाब के फ़ोन है तो आपने जवाबी तड़ी लगानी है, तो जवाबी तड़ी के नतीजे में उन बेचारों को कुछ हुआ। तो खान साहब का तो हम देख चुके हैं कि वो तो अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने नहीं गए जेल तक। नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। लोग देखिए सिंबलिज्म की बात है, वो गए थे, वो गए भी नहीं, मुलाकात हुई, आगे। अब इस चीज के ऊपर उन्होंने वो कोई भूख हड़ताली कैंप तो नहीं लगाना ना। आई थिंक उनका जो भी सिट डाउन होगा, जो भी होगा, वो लार्जर इश्यू पे होगा, बड़ी चीज भी होगा। आप सिंबॉलिक विजिट करते हैं, सिंबॉलिक विजिट वो कर आए। और वैसे भी खान साहब आपको पता है वो इस किस्म की चीजों में ज्यादा कोई इमो शिमो नहीं होते, ना ही वो ज्यादा फोटो ऑप के बारे में ज्यादा परवाह करते हैं। आई थिंक दैट वाज, उससे ज्यादा बड़े इश्यूज हैं जो उनको डिफाइन करते हैं। उनका ये जाना कि वो शहबाज गिल के गए या नहीं गए, वो रियली उनकी पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं करता है या उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को डिफाइन नहीं करता। मालिक, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हुए आगे बढ़ते हुए कि ये कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और आज मरियम बीबी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आई कि इमरान खान जो है वो बंदे इकट्ठे करे और इस्लामाबाद में आए तो हम 25 मई वाला हाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है ज़ाती कि 25 मई वाली कंडीशंस नहीं है, उस वक्त पंजाब इनके पास था तो इनके लिए आसान करना था, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो तमाम जलसे उनके बड़े हो रहे हैं। और अपनी जब गवर्नमेंटें दोनों चारों तरफ से हों तो कोई बंदे लाना भी कोई मुश्किल नहीं है। और 1-2-3 लाख बंदे, 25 लाख तो बंदे 10 लाख छोड़े, 1-2 लाख बंदों से भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद अगर बंद कर दिया जाए तो काफ़ी मुश्किल आ सकती है, ख़ास तौर पे क्योंकि इस्लामाबाद के बाहर जो हदूद है वो रावलपिंडी है, और रावलपिंडी में GHQ भी है, तमाम स्ट्रेटेजिक अदारे भी हैं। वहाँ 2 लाख बंदा अगर मरी रोड पे आ जाता है तो आधी यूनिटों का GHQ का रास्ता बंद हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? हमें पहली बात तो यह है कि मरियम हो या राना सनाउल्लाह हो, उनके पास सिवाय ये बयान देने का ऑप्शन है क्या?
क्या वो क्या कहेंगे? हाँ जी हम आए, हम आपका इस्तेकबाल करेंगे। ऑब्वियसली दे हैव नो ऑप्शन बट टू थ्रेटन कि हम ये करेंगे, वो कहेंगे टोटली एग्री विद यू। जब आपकी दो नेबरिंग गवर्नमेंट्स आपकी नहीं है और इन्हीं दो जगह से सारे जुलूस आने हैं, तो ये इतनी सिंपल बात नहीं है। चारों आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान भी डालें। मैं इसको कुछ और एंगल से देखता हूँ। देखें, मैं ये कहता हूँ कि खान साहब इज वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और अगर इलेक्शन होते हैं तो 2/3 छोड़े, वो तो बात की बात है। ही इज कॉन्फिडेंट कि मुझे उनको सिंपल मेजोरिटी जरूर मिल जाएगी, इसलिए वो हर कीमत पे इलेक्टोरल जो सी पॉपुलर पॉलिटिक्स है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, इशू से पॉपुलर पॉलिटिक्स का नहीं है। पॉपुलर पॉलिटिक्स का रास्ता गुजरता है पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड में से। इस वक्त इमरान खान साहब इज स्टक इन द माइनफील्ड ऑफ पावर पॉलिटिक्स। अगला जो स्टेप 2 है, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा मेरे ख्याल में कि ये वाला जो पार्ट है पावर पॉलिटिक्स वाला, इस माइनफील्ड में से खान साहब अपना कैसे नेविगेट करते हैं चीजों को। हमने कल ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड देख रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो फवाद चौधरी साहब का आज ट्वीट था ये कोई पर्सनल ओपिनियन थी, मेरे नजदीक ये एक टेस्टर था। बिकॉज और रऊफ आए हुए थे मेरे शो में, प्रोग्राम में बात नहीं हुई, लेकिन ब्रेक के अंदर रऊफ ने एक बड़ी अच्छी बात की। रऊफ ने कहा यार बड़ी ये भी तो नजर आ रहा है ना कि वो इतना प्रेशर क्रिएट करे इमरान खान साहब वैसे कि जो लोग पीछे भी नेगोशिएट कर रहे थे, और उसमें फवाद चौधरी भी थे, कि उनको मनूवरिंग रूम मिल जाए टू नेगोशिएट। और ये होता है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे दूसरे एंड पर मनूवरिंग रूम भी आपको मिलता है। आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ टेस्टर कि देखें हम अभी भी तैयार हैं कि अगर आप एक लार्जर फ्रेमवर्क रखें जिसमें सबको वे आउट मिल जाए। मालिक थोड़ा सा इसी बात को आगे लेके चलते हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं। देखें ये सबके लिए अनचार्टेड वाटर्स हैं। पहली बारी हुआ है कि कोई वजीर आजम, पॉलिटिकल वजीर आजम निकला है और वो इतना पॉपुलर हुआ कि फौज को मुसीबत पड़ गई, हम इसको कैसे डील करें। ये मियां साहब के साथ नहीं हुआ, उनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ। ये एक अनचार्टेड वाटर है, ये फिनोमिनन हो गया। फिर उस फिनोमिनन को लीड कर रहे हैं समबडी लाइक इमरान खान, जो हु शोज नो साइंस ऑफ बैकिंग ऑफ। दूसरी तरफ इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि कोई भी आएगा तबाही। सो अब देखना ये है कि ब्लिंक कौन करता है, इन तीनों में से एक ने तो ब्लिंक करना है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कौन करेगा मालिक, कौन करेगा ब्लिंक? मतलब आपकी 35-40 साल का आपका तजर्बा है यहाँ पे जर्नलिज्म का, रिपोर्टिंग का, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? देखिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इस वक्त टफ पोजीशन में एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना बोझ नहीं उठाना, गवर्नमेंट का भी बोझ उठाएंगे। अगर वो ब्लिंक करेगी तो गवर्नमेंट भी गिरती है साथ। और इसीलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ये बड़ा ही क्रिटिकल डिसीजन होगा कि क्या एक्सटेंशन मिलती है आर्मी चीफ को या नए आर्मी चीफ आते हैं। आई थिंक अगर नया आर्मी चीफ आते हैं तो सबसे पहली कैजुअलिटी तो मुझे गवर्नमेंट नजर आती है, बिकॉज ही हैज टू शो एंड कीप हिज डिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंस विजिबली नजर आए कि जी वो किसी के साथ नहीं है। लेकिन फिर खाली गवर्नमेंट का रिस्क नहीं होता, फिर बैलेंसिंग एक्ट दूसरी साइड पे भी चलेगा। So that again is an uncharted water. अच्छा मालिक, थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि सारी गुफ्तगू हो रही हम कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, सारा मफरूज़े की बुनियाद पे होगा, इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे। अगर हम सपोज करते हैं कि खान साहब ने जो पेस इन्होंने रखी हुई है, यही चीज़ें एक्सटेंशन बाजवा साहब नहीं लेते, जी मुझे नहीं चाहिए, बस काफ़ी जितना मैंने करना था हो गया, नया चीफ ले आते हैं, खान साहब की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन भी नहीं होते, वो आके नया आर्मी चीफ भी नहीं लगा सकते, नया आर्मी चीफ लग जाते नवंबर में, तो खान साहब क्या करेंगे? नया आर्मी चीफ के खिलाफ स्टैंड ले लेंगे क्या? फिर उसके बाद क्या इनके पास कार्ड्स होंगे टू प्ले? अगर इनकी तमाम चीज़ें जो इस वक्त उन्होंने आके टेबल पे रख दी हैं कि ये चीज़ें करें तो फिर बात हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमत कहती है हम नहीं करते, हम आके अपना चीफ भी लगाएंगे, इलेक्शन भी टाइम पे कराएंगे, तो खान साहब पहले दिन से आके नए आर्मी चीफ जब आएंगे उनको वेलकम करेंगे या उनके खिलाफ भी आपका ख्याल है धुआंधार तकरीर कर मारेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है देखेंगे, क्योंकि नए आर्मी चीफ के साथ कोई भी वो पॉलिटिकल बैगेज नहीं है जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ के पास है। उस नए आर्मी चीफ के पास ये बैगेज कोई नहीं है ना। सो आई थिंक वो इमरान खान डेफिनेटली इसको देखेंगे। देखें मार्च तक तो मेंटली आप जिससे भी बात करते हैं पीटीआई वाले बड़े कंफर्टेबल है कि मार्च में इलेक्शन हो जाए। मार्च और अगस्त में कितना फर्क है? अगले अगस्त 4 महीने का फर्क है, 4 महीने मतलब 16 हफ्ते का फर्क है। ये 16 हफ्ते का फर्क तो कोई ऐसा फर्क नहीं है कि जिसके ऊपर कोई भी निगोशिएशन ना हो सके या एग्रीमेंट ना हो सके। सो आई थिंक इफ द लीडरशिप चेंजेस, देखिए वो मुशर्रफ कहते होते थे ना कि जी यूनिटी ऑफ कमांड, वो बिल्कुल है।
जितने आप फॉर्मर आर्मी चीफ से बात करें, और हमने देखा भी है कि जब भी नया चीफ होता है सारी फौज उसकी तरफ देखती है. His thinking becomes the institution's thinking. So I think if there's a change at the top, ये बहुत चीजें इससे जुड़ी हुई हैं. ये सिंपल अपॉइंटमेंट नहीं है. आई थिंक पावर माइनफील्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ और जो न्यू आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, आई थिंक इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है फ्यूचर पॉलिटिकल लैंडस्केप पे. मैं पूछें. अच्छा मालिक साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने आज बात की और जो इमरान खान साहब के जलसे की वर्डिंग थी और जो उनका एग्रेशन था और जो उसमें मैसेज वो दे रहे थे उसके ऊपर उन्होंने बात की कि नाम लें. सो अकॉर्डिंग टू आमिर साहब वो प्रोवोकेटिव किस्म की एक स्टेटमेंट थी जो मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे और रातों को जाके आप पाँव पड़ जाते हैं, दिन के वक्त आप बातें करते हैं. तो ये दिस यू थिंक कि जो एग्रेशन इस वक्त इमरान खान का है इनफ इज इनफ? अगर चीज़ें थोड़ी सी नहीं सेटल होती तो वो उस एडवर्स स्टेज तक जाएंगे जहां पर वो नाम लें या मजीद अग्रेसिव हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल अभी नहीं. आई थिंक उनकी फर्स्ट जो हमें नजर आ रहा है, जिनके लोगों की बातें हम करते हैं, नजर ये आ रहा है कि वो चाहते हैं एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट वो नहीं चाहते एक जनरल साहब की जो उनके ख्याल में उनके खिलाफ जाएगी. वो चाह रहे हैं कि किसी तरह वो डिले हो जाए, वो रास्ता रुक जाए. लेकिन आई थिंक नई अपॉइंटमेंट होने तक इमरान खान साहब कोई एक्सट्रीम स्टेप विज़ावी इंस्टीट्यूशन नहीं लेंगे. बिकॉज देखिए बहुत फर्क पड़ेगा कि कौन से जनरल टेक ओवर करते हैं. जैसे मैंने कहा, आप किसी भी आर्मी टॉप जनरल से बात करें, फॉर्मर आर्मी चीफ से बात करें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, यही फौज है ना 1947 से. जब इसको ज़िया-उल-हक लीड कर रहे थे, इस्लाम का गलबा आ गया सारी फौज पे. आसिफ नवाज आए, फौज टोटली चेंज थी. जब मुशर्रफ आए तो टोटल मैसेज का माहौल बदल गया और आइडियोलॉजिकली लीनिंग भी दूसरी आ गई. बाजवा साहब आए या राहील शरीफ आए, यू कैन सी कि कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है राइट डाउन. इंटेलिजेंस एजेंसीज के रवैये, उनके किबले चेंज हो जाते हैं, हर किसी के रवैये चेंज हो जाते हैं. इसलिए पॉलिटिक्स भी चेंज होगी, पॉलिटिक्स को किस जाविये से देखा जाएगा, स्टेट क्राफ्ट को, वो भी चेंज होगा. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई डोंट, और इमरान खान खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, आई डोंट थिंक वो ऐसी मैच्योरिटी करेंगे कि ये देखे बगैर कि नया स्क्रिप्ट राइटर कौन आता है तो वो स्क्रिप्ट उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ही विल वेट. मालिक मेरा तो ख्याल है, कल भी मैंने ये राना सनाउल्लाह साहब से भी अर्ज की कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह आज बात की खुल के कि नया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कर लें, सिविल मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि डिजोरे और डिफैक्टो का जो एक सिस्टम है. फिर मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम में म्यांमार की मिसाल हो रही थी, कोरिया डिस्कस हो रहा था मॉडल. तो ये मैं तो समझता हूँ बड़ी मुस्बत डिबेट है कि इस पे बड़ी ज़्यादा बात होनी चाहिए कि वाकई 70-75 साल से हर दफ़ा चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है एक क्राइसिस हो जाता है. और वो जो आप कह रहे हैं इतना कि जनाब ये क्यों होता है, और ये उसकी ऑब्वियस वजह है कि मेरा ख्याल है 3 मोनोपलीज हैं आर्मी चीफ के पास जिस पे उनका इख्तियार अनलिमिटेड है और अनक्वेश्चनेबल है. एक उनका अपनी मैन पावर पे, उनकी फोर्सेस के ऊपर, उनकी मूवमेंट के ऊपर. दूसरा इंटेलिजेंस के ऊपर कंप्लीट मोनोपली है. तीसरा जो है रिसोर्सेज के ऊपर. हमारे यहाँ ये कोई पार्लियामेंट के पास तो बजट आता नहीं है. जब ये 3 आपके पास बहुत बड़े इख्तियार हों तो उसके साथ जाहिर है ताकत आ जाती है. तो ये वैसे होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है. ये ब्लिंक करने की बात नहीं है. मेरा ख्याल है ब्लिंक अगर करना है ना तो वो या पीडीएम ने करना है या इमरान खान ने करना है. और ब्लिंक करने के दरमियान भी एक नुएंस लाइन होती है ना, ब्लिंक इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट, एक ग्रे एरिया भी होता है. तो मेरा ख्याल है यहाँ ग्रे में काफ़ी ज़्यादा है और ये बहस बड़ी अच्छी है कि ये ग्रे को रिमूव किया जाए. आमिर, अभी इस पे ऑनेस्ट डिबेट हो नहीं सकती क्योंकि हर बंदे के लिए इसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशन है कि ये किस टाइम पे रूल्स ऑफ गेम चेंज हो या गोल पोस्ट मूव हो. आई थिंक ये बिल्कुल बहस होनी चाहिए और ये चीज सॉर्ट आउट होनी भी चाहिए. लेकिन उसका बेहतरीन वक्त होगा जब आप इलेक्शंस के बाद एक नई पार्लियामेंट आ जाए. आपको भी पता हो गवर्नमेंट 5 साल के लिए नई कौन सी है, ऑपोजिशन को भी पता है वो कहाँ है. एक रूल, दैट इज द परफेक्ट टाइम कि ये आप लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात करें. अभी तो सारे इसको टैक्टिकल पॉइंट से देखेंगे, कोई ऑनेस्ट डिबेट नहीं होगी, कोई इसके अंदर वो नहीं चलेगा. हर कोई इसमें से अपना पाउंड ऑफ फ्लैश निकालने की कोशिश करेगा कि मेरा फौरी तौर पे क्या फायदा है. खास इसलिए आई थिंक अगर आपने ऑनेस्ट और टेनेबल डिबेट चाहिए तो वो तब हो जब नई पार्लियामान हो
और तब ये इश्यूज, ये बड़े सीरियस इश्यूज है। यू आर टॉकिंग अबाउट एंटायर सिविल मिलिट्री इक्विलिब्रियम चेंज करने की बात। ये इन दिनों में नहीं होती कि जब आप एक बंदा से धरना लेके आ रहा हो, आधे एक पार्टी का लीडर बाहर बैठा हो, किसी को यही पता नहीं हुकूमत 30 दिन की है कि 3 महीने की है। इन दिनों इतनी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन वाली बहस नहीं हो सकती। ठीक है मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, मालिक साहब ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। हम थोड़ा सा माजी को भूल जाते हैं या ये इसी तरह ही है कि इमरान खान इस वक्त एक ऐसी हकीकत बन चुके हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी हुई ही नहीं? मुझे जो डर लगता है ना, जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग हमारा इसको पेसिमिज्म समझे। सहाफ़ी हम वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ खपती भी हो जाते हैं, पेसिमिस्ट भी हो जाते हैं। उसकी वजूहत इतनी होती हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आंखों से देखते हैं। आम आदमी जो ना हमसे लड़ता है बाज़ दफ़ा, उसको दूर बैठे ना बड़े उनमें अपने अपने लीडरों में ना बड़ी उनको खूबियाँ नज़र आ रही, जो आती वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। जो हमारी उसके साथ प्रॉब्लम हुए हैं, जो हमारे जैसे लोगों के साथ जिन्होंने इनको करीब से देखा है, इनको बरता है, इनकी व्हीलिंग डीलिंग, फैसले, स्कैंडल, स्टोरीज, छोटेपन, बड़ेपन, इनके ज़र्फ़ हमने बड़े करीब से देखे हुए। मैं सबकी बात करूँ जो इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते होते हैं। सो हमें पता है कि इनका कितने पानी में है, कितने असूल पसंद हैं, कितने जमहूरियत के लिए लड़ाइयाँ लड़े हैं, कितनी इनकी अपनी ज़ाती पर्सनल फीफडम, अपनी एम्पायर बनाना चाहते हैं, अपना बंदा लाना चाहते हैं। अपना बंदा लाने का शौक़ सबको होता है। मैं पीछे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। भुट्टो साहब को क्या शौक़ था? बस 7वें नंबर से आपने आके अपना बंदा उठाया, जनरल जिया अपना बंदा था ना, कि सिक्योर करेगा मेरे पावर को, करेगा मैं अपोजिशन को। उन्होंने भी आगे भुट्टो साहब ने अपने दौर में अपोजिशन के साथ कोई रियायत नहीं रखी थी बिल्कुल, क्योंकि उस दौर की चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। 40-50 साल हो गए, लोगों की मेमोरीज उसमें थोड़ी सी हो जाती हैं। वो भी अपना बंदा चाहते थे कि अपना बंदा होना चाहिए, वो लेकर आए। नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया अपने बंदे को। जज अपना होना चाहिए, सहाफ़ी अपना होना चाहिए, कॉलम निगार अपना हो, वकील अपना हो, सेनेटर अपना हो, हर बंदा अपना होना चाहिए, चीफ अपना होना चाहिए। उन्होंने कोई कसर उसमें छोड़ी नहीं, अपना बंदा लेकर वो भी टूंगे गए। सो अपने बंदे वाला जो कल्चर है ये इंसान को कहीं का नहीं आके रखता। मालिक साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की, बिल्कुल पॉपुलर है, इनसे ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं होगा। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि जब यहाँ से भुट्टो साहब निकले थे, उनको सैक किया गया था, तो भुट्टो साहब को भी अंदाज़ा नहीं था मैं कितना पॉपुलर होऊंगा। ट्रेन के ज़रिए लाहौर में गए तो बहुत सारे लोग निकल आए, तो वहीं पर भुट्टो साहब ने फिर उसके बाद बयानात दिए जो उनके प्रॉब्लम हुए, विच लेड हिम टू द ये गैलोस। ये हिस्ट्री है सारी। नवाज शरीफ साहब 93 जब ये यहाँ से निकाले गए थे उसमें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ये ट्रेन लेकर निकले गए, तो वो लोग निकले एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उनका बयाना बन के वो 2/3 लेके वापस आए थे। और फिर 2/3 के इस नतीजे में फिर 12 अक्टूबर हुआ। अच्छा, लोग बड़े पति क्या कहते हैं, कहते वो दौर और था, ये और था। तो भुट्टो साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में 20 साल का फ़र्क था, तकरीबन 20 नहीं तो 15-20 साल, वो भी फ़र्क था। फिर हुई ना चीज़ें। हम नेटिव में समझते थे माशाल्लाह नहीं लग सकते, सबकी ओपिनियन थी, लगे। हम उस वक्त भी समझते थे कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर गेटिंग पावरफुल, वो क्योंकि अपने एम्पायर बना रहे थे, पैसा बना रहे थे, माल बना रहे थे, ख़ानदान स्टैब्लिश कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं हुई। अभी आमिर भाई बात कह रहे थे कि दोबारा से वो खान साहब ने या ये फवाद चौधरी ने कहा है कि नया कंट्रैक्ट हो। ये कंट्रैक्ट की कब नहीं बात की गई? जब भी ये उसमें मुश्किल में आते हैं सबको कंट्रैक्ट याद आ जाता है। पावर में बैठे हूँ ये सबसे ज़्यादा वैलेट करते हैं उन्हीं चीज़ों को। बेनज़ीर भुट्टो साहब, उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, उन्होंने PTV पे इंटरव्यू दिया था 93 के इलेक्शन में कि नया सोशल कंट्रैक्ट जनाब साइन होना चाहिए। उनको उस वक्त याद आ गया जब वो खुद उसमें पोजीशन में थे, नया सोशल कंट्रैक्ट करें जनाब यहाँ पे आके। इसी के बाद आपको याद हो कि जनरल ये थे जनरल जहांगीर करामत, इन्होंने एक बयान दिया था कि NAC बनानी चाहिए, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा लिया था इनसे। उसके बाद NAC इन्होंने बनाई। फौज का रोल ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी आपने क्या करना है? हाँ, आपने कोई कोटे पे सीटें देना चाहते हैं, फवाद चौधरी साहब के जहन में है कि जैसे ओवरसीज़ को 10 सीटें देनी है, जैसे अगर यहाँ पे आपने किसानों को देनी है, लेबर को देनी है, खवातीन की देनी है, ऐसे आप चाहते हैं कि 8-10 सीटें उनको भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, तो मतलब ले आए इससे पहले। अदरवाइज तो कोई गुंजाइश नहीं। किस चीज़ की आप यहाँ पे उनके साथ निगोशिएट करना चाहते? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी थे ना, बड़े पावरफुल थे। इन्हीं के दौर में खुफिया मुलाकातें हो रही थी, आपको पता है। यही ब्रीफिंग दिलवा रहे थे उन्हीं से अपोजिशन से। FTF पे भी आप दिलवाएं, ये उसके बाद GB के लाज बनवाने आप दिलवाएं, मेरे पार्लियामेंट में बंदे नहीं आ रहे, बिल होने आप, वो खुद कहते हैं
उन्होंने एजेंसी को कहा जी बंदे मुझे इकट्ठे करके दें, वहाँ सेनेट में वोटिंग होनी, एजेंसी को कह रहे हैं बंदे पूरे करें, अपना आपने आके बजट पूरा करवाना है, बंदे पूरे कर दें। अगर सारी हुकूमत आपको आके चला के देनी है, फौज ने चला के देनी है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने चला के देनी है, आपने बैठ किसी टीवी पे इंटरव्यू देने हैं, पावर से बाहर निकलेंगे फिर कहेंगे जनाब कि आप बैठ के नया एक सोशल कंट्रैक्ट होना चाहिए। सो वो ठीक कह रहे थे सारे, आमिर साहब भी या मालिक साहब भी, कि सारे सोशल कंट्रैक्ट इनको उस वक्त याद आते हैं जब ये पावर से बाहर हो। पावर में बैठ जाएंगे इनको ये कोई सोशल कंट्रैक्ट याद नहीं रहता, इनको कोई याद नहीं रहती जी कि जनाब हमने क्या किया नहीं किया, ये वापस आ जाएं, इनको कोई कंट्रैक्ट नहीं याद होगा, ये वहीं से शुरू करेंगे। मैं सबकी बात कह रहा हूँ जहाँ से होगा। सो खान साहब के जहन में जो बात बैठ गई है ना, अपना बंदा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ आपको, दिल से ईमान से कह रहा हूँ कि खान साहब को अपना बंदा लाने दें। 3 महीने से 6 महीने में आपको अभी टाइम दे के उसमें रख के दो। भुट्टो साहब को भी साल लग गया था, नवाज शरीफ साहब को भी जना मुशर्रफ को लेके आए थे, विद इन 1 ईयर ही वाज सैक्ड। ये भुट्टो साहब जना जा को लेके आए थे, अपने बंदे थे, विद इन 1 ईयर जो उनका हशर हुआ। खान साहब की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। अभी भी कोई लास्ट वर्ड कोई गुंजाइश निकल सकती है ना, नवंबर से पहले एक ही गुंजाइश है, मेहरबानी करें इस मुल्क को बचाएं क्राइसिस से। ये दोबारा जैसे एजेंसियां पहले इकट्ठे करके दिए हैं ना, उन्होंने खान साहब को दिए थे, चौधरी परवेज अली साहब इकट्ठा करके दिया, उन्होंने बाप इकट्ठा करके दिया, MQM इकट्ठा करके दिया। एक दफ़ा दोबारा आपको नया इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। खान साहब अपने सीवे वापस लें। आप ये तमाम ये जो 5-6 पार्टीज़ हैं जिनकी वजह से इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, पहले खान साहब को उन्होंने इकट्ठे करके दिए थे, दोबारा खान साहब को करके दे, नवंबर में इन्हीं के जरिए नया चीफ लगवा लें, क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा। मेरे भी अरमान और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरी दिली ख्वाहिश है वैसे खान साहब को लगाने दें। सीरियसली ये सोल्यूशन है और ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक है। मैं समझता हूँ कि ये जो मैं आगे कह रहा था कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो भी चीफ बनेगा, और मैं बड़े मुस्बत उससे ये बात कर रहा हूँ, वो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर रिफॉर्म्स करेगा, खुद करेगा। और ये वैसे इसलिए नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि अपोजिशन में ही लेके बातें करते हैं फ़ौज के सिविल मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट की, गवर्नमेंट के अंदर किसी का इसलिए नहीं हौसला पड़ता कि ये अच्छे माहौल में ही हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि इदारे की तरफ से, इदारे के अंदर भी बेताशा लोग, ये जो एकदम क्रिटिसिज्म आ गया है, सोशल मीडिया पे आती है, तो उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जाता है और उनके यहाँ भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश एग्जिस्ट करती है कि कुछ चीज़ों से पीछे हटा जाए, DHA से पीछे हटा जाए, या जिन चीज़ों के ऊपर सिविलियन के मामलात में हम बहुत घुस गए हैं वहाँ से पीछे हटने की ज़रूरत है। क्योंकि जो जवान या अफसर बॉर्डर के ऊपर खड़ा है उसको ये चीज़ की समझ नहीं आती। ये इस पर जारी रखेंगे, मैं कल बात करेंगे। कहा जा रहा है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।